क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका देखते हैं सर्वप्रथम। संविधान सभा का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था और ये कब आई थी? तो 1946 ईस्वी में आई थी। और किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 1946 ईस्वी में आई थी और इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा? तो हेनरी मैन द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया गया। संविधान सभा का निर्माण करने वाला अगर पहला देश की बात करें तो किसके द्वारा किया गया? तो वो था अमेरिका। और कब किया गया? तो 1787 ईस्वी में अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा की अगर भारत में बात करें तो सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार भारत में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो एम राय द्वारा प्रस्तुत किया गया। और कब किया गया? तो 1934 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 ईस्वी को आता है और इस किसकी अध्यक्षता में आता है? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आता है। इसके नेतृत्व कौन करते हैं? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस करते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य की अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। इसमें जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे ये कौन थे? उसके अध्यक्ष के रूप में थे। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना एवं भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीटें निश्चित की गई? तो संविधान सभा में टोटल सीटें निश्चित की गई वो 389 सीटें क्यों निश्चित की गई? 389 सीटें इसलिए निश्चित की गई क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में प्रावधान ये था कि संविधान सभा के लिए प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे संविधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन होना था। और उस टाइम पे अगर देखा जाए तो लगभग 40 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या थी। 40 करोड़ से थोड़ा सा कम थी, तो 40 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या थी और प्रति 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य का निर्वाचन होना था। और उस आधार पे 389 यानी कि 40 करोड़ में अगर 10 लाख से हम भाग देंगे तो 389 आएगा। तो ये थी 389 सीटों का क्या इतिहास था उसके बारे में। ठीक है, अब ये जो 389 सीटें थी उसमें 292 सीटें जो थी वो ब्रिटिश प्रांतों से थी जहाँ पे ब्रिटिश शासन था और 4 कमिश्नरी प्रांत जो थे ब्रिटिश के, ठीक है, उनसे निर्वाचित होना था। यानी कि 296 सीटें किससे? तो ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी प्रांतों से, तथा 93 सीटें जो बचती हैं वो देसी रियासतों से निर्वाचित होता था जहाँ पे रजवाड़ों का शासन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 कमिश्नरी क्षेत्र जो थे वो कौन कौन से थे? तो वो आपका अजमेर था, ठीक है, मारवाड़ था, बलूचिस्तान था जो पाकिस्तान में वर्तमान में है, कर्नाटका का कुर्ग था, ठीक है, एवं दिल्ली था। कौन कौन सा था? ठीक है, अजमेर मरवाड़ जो राजस्थान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, कर्नाटका का कुर्ग तीसरा हो जाएगा और दिल्ली जो था ये चौथे थे। तो 4 कमिश्नरी प्रांत थे, ठीक है, और इनमें से एक एक सदस्य का संविधान सभा के लिए, ठीक है, चुना जाना था। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो वो टोटल 15 महिलाएं चुनी गई थी। संविधान सभा में सीटों की अगर बात किए, ठीक है, तो सीटें आवंटित की गई कितने पे? तो अभी आपने देखा प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीटें आवंटित की जाती है और इसी के आधार पे संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है? तो 389 सदस्य संविधान सभा के टोटल सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इनका चुनाव जो होता वो अप्रत्यक्ष रूप से होता। पहले ये देख लीजिए आप, ठीक है, इनका चुनाव कैसे हुआ? तो अप्रत्यक्ष रूप से। और किसके द्वारा चुना गया था? तो देखिए, प्रांतीय विधानसभा 1945 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। ठीक है, तो कैसे हो गया? तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। संविधान सभा में एससी और एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 26 सदस्य जो थे वो एससी समुदाय से आए थे और 33 सदस्य एसटी समुदाय से संविधान सभा में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन आपका है। जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? देखिए, जुलाई 1946 में संविधान सभा का इलेक्शन होता है यानी कि चुनाव होता है। उसमें से 208 सीटें जो वो कांग्रेस से आती हैं, बाकी 73 सीटें जो थी वो किससे आती थी? तो ये मुस्लिम लीग को प्राप्त होती हैं, ठीक है, चुनाव के बाद। अब आप कहेंगे 208 प्लस 273 जोड़ दें तो टोटल कितना हो गया? तो लगभग 281 सीट हो गया। किंतु संविधान सभा में सीटों की संख्या अगर देखा जाए तो 389 थी। तो अन्य सदस्यों का क्या हुआ? तो देखिए, 208 सदस्य जो होते हैं ये आपका कांग्रेस से आते हैं,
73 सदस्य जो होते हैं ये अब प्राप्त होते हैं किसको, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, और 15 सीटें जो अन्य छोटे समुदाय वो थे, पार्टियां थी, उनको प्राप्त होती हैं। बची हुई जो अन्य सीटें थी वो अभी आपने देखा देसी रजवाड़ों से चुने हुए जाने थे। कितने, तो 93 सीटें। अभी आपने ऊपर देखा 93 सीटें जो थी वो कहाँ से चुने जाने थे, कहाँ पे देखा आपने, आपने तो ये देखा आपने कि 93 सीटें देसी रजवाड़ों से चुने जाते हैं। और ये देसी रजवाड़ों से जब 1946 जुलाई 1946 में चुनाव होता है, तब तक इन देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि नहीं आए थे। वहाँ पे निर्वाचन नहीं होना था, वहाँ पे कैसा होना था, तो वहाँ पे देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि भेजे जाने थे, उनका इलेक्शन नहीं होना था। इलेक्शन कितने का होना था, तो 296, 292 प्लस 4 जो थे ब्रिटिश क्षेत्र के, वहीं पे इलेक्शन होना था। बाकी 93 सीटों पे इलेक्शन नहीं होना था, वो देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने थे। तो ये आपका इतिहास हो गया। 208 प्लस कितना हो गया, 73, और प्लस 15, 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से, 15 अन्य छोटे दलों से, टोटल मिलाकर कितने हो गए, तो 296 सदस्य हो गए जिनका इलेक्शन हुआ। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, तो कौन सा रियासत था जिसमें संविधान सभा के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, क्योंकि ये शुरुआत में क्या होना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, किंतु बाद में ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद का विलय कर लिया गया था भारत में। आपसे अगर विकल्प में दिया रहे कि हैदराबाद का विलय किस आधार पे किया गया, तो ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई और सैनिक कार्रवाई दोनों दिया हो तो आप पुलिस कार्रवाई को चूज किए, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं दिया है तो सैनिक कार्रवाई को चूज कीजिएगा। क्योंकि हुआ था क्या, जब देश आज़ाद हुआ था तो हैदराबाद के साथ संधि हुई थी, जिसमें यह हुआ था कि हैदराबाद पे सैनिक कार्रवाई नहीं होगी, तो इसलिए सैनिक ही भेजे गए थे, किंतु उनको नाम पुलिस दिया गया था ताकि उनको यह ना कहा जा सके अथेंटिक रूप से कि यह सैनिक कार्रवाई हुई। अगला क्वेश्चन आपका है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए कितने, तो टोटल संविधान सभा के सदस्य कितने थे, तो 389 संविधान सभा के टोटल सदस्य थे, किंतु देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो रह गई वो 299 रह गई। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी, तो स्वतंत्रता के बाद कितनी रियासत थी, तो 562 टोटल रियासतें थी देश में। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है, ठीक है, और जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है, और चुनाव के बाद संविधान सभा का गठन, यानी कि जुलाई 1946 में। अगर संविधान सभा की पहली बैठक बात करें तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखिए। अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का कब गठन होता है, तो देखिए जुलाई 1946 में चुनाव होता है और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है, ठीक है। और गठन की जो गठन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अंतरिम सरकार की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की जाती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये देखिए आ गया, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, कहाँ पे, तो दिल्ली में होती है। उस टाइम पे संविधान सभा में, ठीक है, जब प्रथम बैठक होती है तो उस टाइम पे टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो टोटल 207 सदस्यों ने संविधान सभा की बैठक में भाग लिया था। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी, टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और किस पार्टी के लोग भाग नहीं लिए थे, तो मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पे, इस चीज को आप ध्यान रखिए, किस आधार पे चुना गया था, वरिष्ठता के आधार पे चुना गया था, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कब, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, किसके, तो संविधान सभा के। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव जो थे, इनको संविधान सभा के जब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को, बी एन राव को क्या चुना गया, तो बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा, तो बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था संविधान सभा के प्रारूप। बेनेगल इनका नरसिंह राव नाम था, पूरा नाम क्या था बी एन राव का, बेनेगल नरसिंह राव। यहाँ इस चीज को आप ध्यान देंगे कि ये जो बी एन राव थे, बेनेगल नरसिंह राव थे, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय जज की बात करें तो ये उस टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जज के रूप में थे बी एन राव, और इनको थोड़ा सा संविधान निर्माण का अनुभव था, ठीक है, और इसलिए इन्होंने संविधान निर्माण में, भारतीय संविधान निर्माण के लिए अपना निःशुल्क योगदान दिया था बी एन राव, और ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। कब चुने गए? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किंतु 11 दिसंबर को संविधान सभा की जब बैठक होती है तो उसमें 11 दिसंबर को 1946 को ही, ठीक है, 2 दिन बाद, तो संविधान सभा की जो बैठक होती है उसमें क्या चुना जाता है? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक ये होती है और इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। और एच.सी. मुखर्जी को इसी के साथ, देखिए, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो थे, उनको उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। कब? तो 11 दिसंबर के ही दिन उनको उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव क्या था? तो संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव, और इसे कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था तो किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और कब? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया। कब? तो देखिए, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अब 13 दिसंबर के बाद कौन सा महीना आएगा? जनवरी, और 1947 आएगा। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित कर दिया गया? किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, ठीक है। 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ध्यान रखेंगे सभी लोग, क्योंकि डेट पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका को ही कहा जाता है क्या? तो वर्तमान में जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल, ठीक है, वही क्या है? उद्देशिका को ही प्रस्तावना भी कहा जाता है। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ब्रिटिश भारत में प्रस्तावना का प्रावधान की बात करें तो वो कब किया गया था? तो 1919 के अधिनियम में किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किससे? तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। और ये हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है? जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने। तो ये ऐसे है संविधान की प्रस्तावना। और शुरू कब होती है? तो हम भारत के लोग से, जैसे मैंने कहा हम भारत के लोग, तो इसका अर्थ ये है कि जो संविधान को शक्तियां प्रदान की गई है वो किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो हम भारत के लोगों द्वारा प्रदान की गई है। इसका अर्थ ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया। तो प्रस्तावना या उद्देशिका कहाँ से लिया गया? तो ये अमेरिका की संविधान से लिया गया। किंतु अगर प्रस्तावना की भाषा आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोनों एक साथ देखें जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है, तो प्रस्तावना को सिर्फ अब तक एक बार संशोधित किया गया है। और कब किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, जब प्रस्तावना में संशोधन होता है। और संशोधन में क्या होता है? तो संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में देखिए क्या क्या जुड़ता है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। आप कभी कभी धर्मनिरपेक्ष शब्द देख लेते हैं, किंतु धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, उसकी जगह पे क्या है? पंथ निरपेक्ष शब्द है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पंथ निरपेक्ष शब्द विकल्प में नहीं आता है तो आप धर्मनिरपेक्ष को मान सकते हैं, वैसे उचित नहीं है, किंतु एग्जाम में मान लिया जाता है कि ये पंथ निरपेक्ष की जगह पे धर्मनिरपेक्ष शब्द उचित है, तो आप उस चीज को मान सकते हैं, ठीक है। तो समाज की प्रस्तावना में, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और किसके शासनकाल में? तो वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा आता है। और कब आता है? तो 1973 ईस्वी में आता है। और इसी में प्रस्तावना को संविधान का भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है। और ये सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। टोटल 13 जजों की बेंच बैठी थी। और इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में मूलभूत ढांचे का सिद्धांत भी दिया गया था। इस चीज को आप यहीं पे देखेंगे।
भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना है, ठीक है। और भारतीय संविधान की आत्मा किसको और कहा गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा आर्टिकल 32 को भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहा गया है। जब आपसे पूछे कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे कहा गया, तब आप आर्टिकल 32 को चूज करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 32 में क्या है? तो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जो कार्य करती है, रिटें जारी करती है, उसका प्रावधान आर्टिकल 32 में है। अगला देखेंगे, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा किसने? तो ठाकुरदास भार्गव द्वारा कहा गया था, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? तो ठाकुरदास भार्गव द्वारा कहा गया था। और भारतीय संविधान की आत्मा, अगर अंबेडकर के बारे में पूछा जाए कि अंबेडकर द्वारा किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है, ठीक है, उसको कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा? ये देखिए आ गया, ठाकुरदास भार्गव द्वारा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया, जबकि बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया? तो आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये आर्टिकल 32 क्या है? तो इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करती है, उसका प्रावधान इसमें है। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? अनुच्छेद 19 को भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। और ये किसके द्वारा कहा गया? तो पंडित नेहरू द्वारा, ठीक है, उन आर्टिकल 19 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा गया, किसके द्वारा? तो देखिए, जन्म कुंडली में के आप याद रखेंगे, कुंडली, और कुंडली के एम मुंशी द्वारा कहा गया है। भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो पवित्र दस्तावेज कहा गया बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर द्वारा अब तक क्या कहा गया? तो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। और एक पवित्र दस्तावेज किसे कहा गया? संविधान को। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो ये भी बी आर अम्बेडकर ने कहा। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई कब? तो पाकिस्तान के लिए जब पृथक संविधान सभा गठित की गई, वो 2 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत के लिए कब गठित की गई? ठीक है, तो जुलाई 1947 में चुनाव होता है और भारत के लिए संविधान सभा होती है। और संविधान सभा की भारत के लिए प्रथम बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की संख्या टोटल कितनी थी? तो टोटल जो थी वो 13 समितियां गठित की गई थी। इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे, हम किसी चीज को बार बार कह रहे हैं, बहुत सारी चीजों को, इसलिए इसको कह रहे हैं कि ताकि आप बार बार सुने और आपको याद हो जाए, ठीक है। कई कई चीजें हम रिपीट कर दे रहे हैं बार बार, इसीलिए, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि आपको बार बार कई चीजें बोलना है। जब आप पढ़ रहे हैं तो मन में भी आप बोलें, ठीक है, जिससे आपको याद होगा जल्दी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्रारूप समिति, ठीक है। अगर देखिए, टोटल 13 समितियां गठित की गई थी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा, और जिसमें से प्रारूप समिति थी, ये सबसे मुख्य समिति थी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की अगर देखा जाए तो प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। और इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में की गई थी। सभी लोग ध्यान देंगे, प्रारूप समिति आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कब गठन? तो 29 अगस्त को। डेट भी पूछता है, इसलिए मैं डेट बता रहा हूँ। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में। टोटल सदस्यों की बात करें तो टोटल 7 सदस्य थे। बी आर अम्बेडकर एक अध्यक्ष के रूप में और 6 अन्य सदस्य के रूप में थे। अगला देखते हैं, प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो टोटल 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान के प्रारूप पर टोटल बहस जो हुई थी, वो कितनी बहस हुई थी? तो टोटल 114 दिन बहस हुई थी, ठीक है। और कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान के देखिए, प्रारूप पे टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। किंतु 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन होता है, जिस दिन संविधान के, ठीक है, सिग्नेचर किया जाता है सभी लोगों द्वारा। तो अगर पूछे कि संविधान के लिए, ठीक है, टोटल कितने अधिवेशन हुए, तो टोटल अधिवेशनों की संख्या 12 होगी। किंतु संविधान निर्माण के लिए टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। लास्ट अधिवेशन जो हुआ था वो संविधान पूरा हो गया था और उसके संविधान पे हस्ताक्षर करने के लिए हुआ था, जिसकी संख्या 12 हो जाती है। संविधान के प्रारूप पर समिति के समक्ष, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया। तो किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा परिभाषित किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर पहली बार निर्वाचित हुए थे कहाँ से? तो पूर्वी बंगाल से, और विभाजन के बाद मुंबई से। देखिए,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सर्वप्रथम निर्वाचन जो हुआ था कहाँ से, पूर्वी बंगाल का एक जयसुर कुलना क्षेत्र था, वहाँ से निर्वाचन हुआ था। किंतु जब विभाजन हो गया देश का तो वो क्षेत्र कहाँ चला गया, तो बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश, और पहले वो क्या था, तो पूर्वी पाकिस्तान था, तो वहाँ चला गया, जिसके बाद इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और उसके बाद क्या किया जाता है इनके लिए, मुंबई प्रांत से इनके लिए, ठीक है, और किसकी सलाह पे, तो बी एन राव की सलाह पे, ठीक है, बी एन राव के द्वारा इनके लिए विशेष रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास एक लेटर भेजा जाता है कि भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाए रखा जाए चाहे जैसे। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या करते हैं, बम्बई के उस टाइम पे जो, ठीक है, जो बम्बई के मुख्यमंत्री थे उनको प्रधानमंत्री कहते थे, तो बम्बई के प्रधानमंत्री के पास, ठीक है, एक लेटर भेजा जाता है और कहा जाता है कि वहाँ से एक सीट खाली कराया जाए, किसके लिए, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए। और सीट किसकी खाली होती है, तो एम आर जयकर द्वारा अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया जाता है और उन्हीं की सीट से भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, मुंबई प्रांत से चुनाव के लड़के, मुंबई के पुणे से, ठीक है, चुनाव लड़के संविधान सभा के सदस्य बनते हैं दोबारा। तो ये था इनका इतिहास, थोड़ा सा मैंने बता दिया। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री थे। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री की बात करें तो कौन थे, तो ये कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। और जोगेंद्र नाथ मंडल कानून, ठीक है, कानून मंत्री से क्यों हट गए थे, तो देखिए दलित नेता की अगर बात करें उस टाइम पे तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे और दूसरे थे बी आर अम्बेडकर। किंतु जोगेंद्र नाथ मंडल का दबाव थोड़ा सा मुस्लिम लीग के समक्ष था, ठीक है, उनका संदर्भ था। और ये जोगेंद्र नाथ मंडल क्या करते हैं, पाकिस्तान जब विभाजन होता है तो अपने सारे, ठीक है, अनुयायियों के साथ या सारे अपने जो उनके समर्थक थे उनके साथ पाकिस्तान चले जाते हैं और भारत में बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री बन जाते हैं। और ये जोगेंद्र नाथ मंडल जब पाकिस्तान चले जाते हैं तो वहाँ पे जब रहना शुरू करते हैं तो वहाँ दलितों के साथ इतना अत्याचार होता है, ये जोगेंद्र नाथ मंडल भारत दोबारा आते हैं और भारत में कहते हैं कि हमारे जीवन का सबसे गलत निर्णय था कि हमने पाकिस्तान को चुना। इतिहास इसलिए थोड़ा सा बता दिया, आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षटमुखम सेठी थे। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अगला आपका है झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ एक चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक है, झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष क्या होता है, नियम कानून, ठीक है, और सदन का संचालन कौन करता है, तो अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो अध्यक्ष क्या करेगा, संचालन करेगा। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम कौन बनाएगा, अध्यक्ष बनाएगा, तो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन कौन करेगा, तो अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे तो ये चीजें आपको याद हो गई। दूसरी बात, आपको एक कंफ्यूजन मिलता है, झंडा समिति। झंडा समिति के बारे में कहीं कहीं दिया रहता है कि जे बी कृपलानी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। पहले के कहीं कहीं बुकों में लिखा हुआ है आज भी, इसलिए मैंने इसको बता दिया। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति का संबंध किसी भी झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में जे बी कृपलानी नहीं थे, इस चीज को आप ध्यान रखिए। संविधान संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको याद नहीं है, टोटल 13 समितियां गठित हुई थी, आप जानते हैं। और जब नियम कानून की बात आए, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, जैसे संचालन, नियम यानी कि संचालन जो करेगा, सदन का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, अध्यक्ष द्वारा। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम किसके द्वारा बनाया जाएगा, अध्यक्ष द्वारा। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किंतु अगर संघ लगी हुई, ठीक है, कोई भी समिति आ जाए और आपको नहीं आता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप चूज कीजिएगा, आपका 99% क्वेश्चन सही होने का, ठीक है, चांस होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, आगे भी देखेंगे। और प्रांत की जब बात आएगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को चूज कीजिएगा, ठीक है। संघ की बात आए तो नेहरू को, और प्रांत की बात आए सरदार वल्लभ भाई पटेल को चूज कीजिएगा। तो देखिए प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी आगे भी देखेंगे संघ से संबंधित एकाध समितियां आ सकती हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान दिए। और योगदान का मतलब देश की एकता तभी होगी जब सभी लोगों को जोड़ सकोगे। तो जो अल्पसंख्यक थे उनको भी जोड़ना था, तो अल्पसंख्यक से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी किसे बनाना चाहिए था, या मौलिक अधिकारों से, ताकि लोगों से जाके बात कर सके कि आप भारत में शामिल हो, आपके पास ये अधिकार होंगे, आपके पास ये, ठीक है, ये अधिकार दिया जाएगा। तो किसको चुना गया था, तो इस आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था कि वो ये चीजें तय करेंगे कि मौलिक अधिकार होंगे अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, कौन कौन से अधिकार होंगे उसके बारे में। तो उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे।
मूल या मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जेबी कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा को कब अपनाया गया? तो वो आपका हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। इसके पूर्व आपने देखा था 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के में जब, ठीक है, वो रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना रखा गया था, तो उसको स्वीकार किया गया। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा रखा गया था और उसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। और 22 जुलाई 1947 को क्या स्वीकार किया जाता है? तो वो स्वीकार किया जाता है राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा को अपनाया जाता है। झंडा दिवस मनाया जाता है कब? तो 22 जुलाई को स्वीकार किया गया था तिरंगे को और इसी दिन 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय की अगर बात करें तो कितना समय लगता है? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगता है। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा में, ठीक है, टोटल अधिवेशन की अगर बात करें तो टोटल 11 अधिवेशन हुए हैं और कुल अवधि जो है कितनी है? तो 165 दिन है। संविधान सभा में कहीं कहीं 12 अधिवेशन दिए होते हैं, तो 12वां अधिवेशन जो देखिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल 11 अधिवेशन हुए, ठीक है। अर्थ समझिएगा दोनों का कौन कौन से अंतर है। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल 11 अधिवेशन हुए, किंतु 24 जनवरी 1950 को संविधान में सिग्नेचर करने के लिए एक फिर से सभी लोग इकट्ठा होते हैं, उसको भी एक अधिवेशन के रूप में माना जाता है और इसलिए उसको अगर गिनती किया जाए तो टोटल 12 अधिवेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत या अधिनियमित किया गया। जब अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मर्पित की बात आएगी तो वो हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 और जब लागू होने की बात आएगी तो 26 जनवरी 1950। लागू शब्द कहीं भी होगा तो 26 जनवरी 1950, बाकी आप 26 नवंबर 1949 को चूज कीजिएगा। संविधान दिवस, ठीक है, जब संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मर्पित किया गया तो संविधान दिवस उसी दिन मनाया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? तो 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो ये होती है 24 जनवरी 1950 को और इसी दिन संविधान सभा पर, ठीक है, हस्ताक्षर किया जाता है। और सर्वप्रथम संविधान पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया जाता है? तो पंडित नेहरू द्वारा किया जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे अंतिम हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये सबसे लास्ट में हस्ताक्षर करते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को और इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी दिन संविधान सभा पे सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था और इसी दिन क्या स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रगान स्वीकार किया गया और इसी दिन राष्ट्रगीत को भी, ठीक है, स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया तो कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं संपूर्ण संविधान लागू हुआ। जब मैंने बोला आपको कि लागू होने की बात आएगी तो संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 का दिन आप देखते हैं तो उस दिन संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मर्पित किया गया था। और संविधान के कितने अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था? तो संविधान के टोटल जो 15 अनुच्छेद थे उनको लागू कर दिया गया था और इन अनुच्छेदों को लागू करने का जो प्रावधान था वो आर्टिकल 394 में था और उसको भी लागू किया गया था। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 आपको मिलेगा, 16 भी आपको मिलेगा विकल्प में, ठीक है। तो ज़्यादातर जगह आपको 15 मिलेगा, विकल्प में अगर 16 मिले तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि 394 आर्टिकल 394 भी स्वयं लागू हुआ था क्योंकि वो सबको लागू कर रहा है तो वो भी तो लागू होगा, इस आधार पे होगा आपका, ठीक है। मूल संविधान लिखा गया था तो मूल संविधान किस में लिखा गया? तो अंग्रेजी में लिखा गया था। और भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक कौन थे? तो वो प्रेम बिहारी नारायण जो रायजादा थे वो उसके द्वारा लिखा गया था, उनके द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया गया था तो कौन से चित्रकार थे? भारतीय संविधान के मूल प्रति में जो चित्रकार थे वो कौन थे? तो नंदलाल बोस द्वारा। और लिखा के किसके द्वारा गया था? तो भारतीय संविधान का जो सुलेखक थे वो प्रेम बिहारी थे, ठीक है, और नंदलाल बोस चित्रों बनाए थे उसमें। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया है और इसका प्रावधान किसमें है? तो इसका प्रावधान आर्टिकल 393 ईस्वी में है।
भारतीय संविधान का क्या नाम है, तो वो हो जाएगा भारत का संविधान। और भारतीय संविधान का क्या नाम है, इसका प्रावधान किसमें किया गया है, तो भारतीय संविधान का ही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 393, और उसमें भारतीय संविधान का नाम दिया गया है। और क्या नाम दिया गया है, तो भारत के संविधान दिया गया है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, तो महू। महू कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान जो इंदौर जिला है वहाँ पे स्थित है महू। वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति कहती है कैसी है, तो भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। समय के साथ ये एकात्मक हो जाती है और वर्तमान में, ठीक है, अगर नॉर्मल स्थिति देखा जाए तो संघात्मक है भारतीय संविधान की प्रकृति। किंतु अगर भारतीय, ठीक है, भारत में विपदा की स्थिति आ जाए, आपात की स्थिति आ जाए, तो ये अपने आप में एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, यहीं के साथ इसको ये भी देखेंगे, भारतीय संविधान की जो प्रकृति है संघात्मक, ये संघात्मक का ढांचा कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका क्या अर्थ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसकी अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, भारत को पंथ निरपेक्ष के रूप में घोषित किया गया। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। दूसरी बात, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कहाँ पे घोषित किया गया, तो आर्टिकल 25 मूल अधिकार में आर्टिकल 25 है, उसमें भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश के रूप में घोषित किया गया है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, अर्थात भारत में सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार किया जाएगा, किसी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत एक गणतंत्र है तथा इसका अर्थ क्या है, तो गणतंत्र क्या होता है, भारत एक गणतंत्र, देखिए भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है, ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, तो भारत में राष्ट्र का जो प्रमुख यानी कि प्रधान होता है, जैसे राष्ट्रपति भारत में है, तो राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो देश का प्रमुख होगा या उस राज्य का जो प्रमुख होगा वो कैसा होगा, निर्वाचित होगा। निर्वाचित का आशय यह है कि वहाँ पे, ठीक है, किसी राजा का बेटा राजा नहीं होगा, या वंशानुगत जो वहाँ का प्रधान होगा, ठीक है, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो निर्वाचित होगा, तो उसको गणतंत्र कहेंगे। अगर राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र में क्या होता है, तो वहाँ का जो मुखिया होता है यानी कि राष्ट्रपति होता है वो कैसा होगा, तो वो वंशानुगत होगा, उनका निर्वाचन नहीं होगा। गणतंत्र में निर्वाचन होता है। तो ये था आपका गणतंत्र क्या है। भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, कहीं कठोर है कहीं लचीला है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा, तो किसके द्वारा भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया, तो केसी हुइयर द्वारा कहा गया है। भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आप